सोनू एक कबाड़ी था। वह घरों के कबाड़ इकट्ठा करके बेचा करता था। उसे मजबूरन यह काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पता नहीं मुझे कब अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। मुझे तो बस एक कबाड़ बीनने के लिए भेज देते हैं। एक दिन उसे रेडी पर आम बिकते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रेडी वाले के पास जाता है। भैया एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे पास भी आम नहीं है, चल भाग यहाँ से। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई आंखों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे पापा इतना अच्छा आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे पापा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बहुत शौक है ना, इसलिए। आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाते देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाते देखकर कैसे ललचा रहा है। क्या फटी हुई आंखों से देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? खाना है क्या आम? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी तरफ आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वह आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी तो खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की थैली लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिलते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वह उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर जाता है। महाराज क्या हुआ? अब बेहोश कैसे हो गए? मुझे इनको पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास की नदी से पानी लेकर आता है और साधु महाराज के मुंह पर छिड़कता है। साधु महाराज को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु महाराज, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास की नदी से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारी बात बता देता है और अपने आम खाने की इच्छा को व्यक्त करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम उल्टोगे, उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल देता है। कमंडल पाकर सोनू बहुत खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वह और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है, जो आमरस पीने में असमर्थ थे। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था? ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, पर वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो और बाकी बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का राज पता चल जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये राज है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की आंख बचते ही वह कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में होड़ लगती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं क्यों कमंडल दूं? मेरे हाथ में है कमंडल तो आमरस मैं ही निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, आमरस तो कमंडल से मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लेकर दिखा दे। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने मेहनत ज्यादा की थी कमंडल चुराने में, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वह पहाड़ी से टकराता है उतनी बार आमरस कमंडल से निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ आ जाती है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। पर तू तो है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी बार भी ये पहाड़ी से टकराता है उतनी बार इससे आमरस इतना ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है। इसी तरह से ये निकलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी आमरस की। मुझे क्या पता था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि बाढ़ आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरी कॉलोनी आमरस के सैलाब में डूब जाती है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस की बाढ़ के बारे में अंदाजा होता है, वह उस कमंडल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वह बाढ़ में बहता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो बाढ़ ही आ गई है। इस बाढ़ को कैसे न कैसे करके मुझे ठीक करना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस को अपने अंदर फिर से समेट लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में समा जाएगी। तुमसे अनुरोध है कि इस आमरस को अपने अंदर समेट लो। कमंडल अपने अंदर सारा आमरस ले लेता है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरे आमरस की बाढ़ भी आ गई थी। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु महाराज, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लो, जिससे आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, पर हां, जब भी तुम्हें आमरस पीने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें भरपूर मात्रा में आमरस पिला दूंगा। जी महाराज, जब मेरा आमरस पीने का मन होगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, परंतु इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन अधिकतर चीज होने की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु को प्रणाम करके सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो वह साधु महाराज के पास चला जाता था। वह अपनी शक्तियों से उसको वही चीज दे दिया करते थे, परंतु वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का परिणाम भुगत लिया था। वही अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वह अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। रत्नागिरी के छोटे से गांव में शंभू रहता था।
वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में काम करता था, पर उसके पास उसकी एक छोटी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू, माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है, भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब दे दाकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी हो। होगी ही, हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी उत्साहित थे। उनकी वर्षों की मेहनत रंग लाई थी। 1 महीने में सारे पेड़ों पर आम आ गए। कितने सारे आम है ना। हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 महीने बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ, मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और दोनों पति पत्नी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। उसका ध्यान ताजे आमों पर पड़ा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं
और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख? बाप रे! कृपा तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पो, कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में एफडी रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। खिमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर खिमजी भाई ने हार दिखाए। मीनाक्षी ने एक हार भी पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। खिमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन की जोड़ी भी पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने झोले से पैसे निकाले और खिमजी भाई को दे दिए। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नगद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खिमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खिमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदार को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के गहने खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे! और ये बात आग की तरह फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के गहने खरीदे। बाप रे! वो ढाबे पर काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी अधिकार है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला, तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो इस साल मेरे आम के पेड़ों की पहली फसल बिकी है। 3 लाख रुपए में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठ है। वो कंजूस स्वामी तुम्हें एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं आता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी व्यापारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाई, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिया है। हाँ दिया है। इन्हें लगता है कि मुझे कोई बड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थू थू थू, कितने गए गुजरे हो तुम लोग। इस बेचारे ने सालों से अपने आमों के पेड़ों पर मेहनत की और अब जाकर इसके पेड़ों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूब कर मर जाना चाहिए।
स्वामी व्यापारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सिर शर्म से झुक गया। खिमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। केशव और गंगा की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब भी उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी और इसका कारण था केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी बार बोला है आपको कि शराब पीकर घर मत आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में ऐसे रोकने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बहुत डर लगता है। कम से कम इसके लिए तो शराब पीना छोड़ दीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे थोड़ी ना डरेगा। तू कुछ भी बोलती है अनाप शनाप। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने पिता से डरकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को डरपोक बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटता रहा। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी पत्नी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बहुत डरता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक दिन की बात है, गंगा ने ठान लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की समस्या से मुक्ति पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने पिता मधुकर राव को घर बुलाया था। पिताजी, अब ये रोज का हो गया है। ये खूब शराब पीकर आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं। अब तो सौरभ अपने पिता से डरने लगा है। तू चिंता मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, पर वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, आप कब आए? गंगा, अपने पिता की अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं खाना पीना खाने नहीं, बल्कि आपसे बात करने आया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस बारे में? आपकी इस रोज रोज की शराब की आदत के बारे में। दामाद जी, आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे कि इस शराब की आदत की वजह से आपका पारिवारिक जीवन खराब होता जा रहा है। आपका तो बेटा भी आपसे डरने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा अपना मामला है, आपको इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासे की भलाई के लिए बोल ही सकता हूँ। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी पत्नी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत बोल रहे हैं। वो मेरी बेटी अब भी है, मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ, मैं भी देखता हूँ कितने दिन पालोगे। चल बेटी, अब इस आदमी से बात करना ही बेकार है। पर सौरभ, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा अपनी माँ का पल्लू थाम के। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ चले गए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना, ये सब मैंने तेरे लिए ही तो उगाया है मेरे लाडले। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बहुत खुश था, पर गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। पिताजी, मैं यहाँ आ तो गई, पर मेरी वजह से आपका खर्च बढ़ जाएगा। इन आमों को बेचकर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था, अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया। अब सब कैसे होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा ही। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी पति के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। भगवान सब ठीक कर देगा।
ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव सारा समय अपने आम के बगीचे में रहते थे, अपने नवासे के साथ बातें करते। नाना जी, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो पेड़ शायद जब तेरी माँ तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला? वो मैंने नहीं लगाया बेटा, वो तो मेरे पिताजी ने लगाया था, मेरे भी जन्म के पहले। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। अब बस हुआ आप दोनों का, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी दिन हो गए तेरे हाथ की वो स्वादिष्ट चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है पिताजी, आज बनाती हूँ, शाम में ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा रसोई लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बगीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी थे। पिताजी, चटनी बन गई है। अरे वाह, इन दोनों को भी खिलाओ। ठीक है पिताजी। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको परोसा। कच्चे आम का स्वाद लेते ही अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, चटाकेदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छी कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम बेचकर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि जैसे काका ने कहा, कच्चे आम का व्यापार ही खोल लूं। कम से कम कुछ तो कमाई होगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी तेरा साथ दूंगा। और अगले ही दिन से गंगा ने मार्केट में कच्चे आम का ठेला लगाया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चा आम कितने का है? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट देना। गंगा ने उस औरत को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना स्वादिष्ट कच्चा आम मैंने पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद कई और ग्राहकों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही दिन गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा पिताजी, लोगों को मेरे कच्चे आम बहुत पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए, आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए पिताजी। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। भगवान करे तेरा नया व्यापार खूब फले। धन्यवाद पिताजी। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद करके थक गया था, मैंने उसे खाना खिलाया और फिर वो सो गया। पिताजी, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी का कैसे साथ नहीं दूंगा? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनेगी। गंगा ने अपने पिताजी को गले लगाया और शुरू हो गया आत्मनिर्भरता का अभियान। गंगा रोज कच्चे आम बेचती और उसके पिताजी उसकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी पति की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती,